Hello friends, welcome to my YouTube channel. And today we will discuss about Indian polity for civil service examinations. We all are known M. Lakshmikant is the best book for Indian polity. So we will follow this books. So let's start. So first आज हम इंडियन पॉलिटी का पहला चैप्टर कवर करेंगे जो कि है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्रिटिश इंडिया में कब, कैसे और क्यों आए थे। The British came to India in 1600 as traders in the form of East India Company. ब्रिटिश इंडिया में 1600 ईयर्स में आए थे। क्यों आए थे ना, व्यापार करने के लिए वो आए थे। देन यहाँ पे क्या लिखा है ना, एग्जीक्यूटिव राइट्स ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया क्वीन एलिजाबेथ वन। क्वीन एलिजाबेथ के थ्रू एक चार्टर पास हुई तो उनको एग्जीक्यूटिव राइट्स ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया दिया गया था। अगर ट्रेडर्स आते हैं तो ऑब्वियसली उनके जो राइट्स रहेगा ट्रेडिंग के ऊपर रहेगा। सो 1765 तक वो सिर्फ ट्रेडर्स थे इंडिया में, उनके जो राइट्स थे ट्रेडिंग के ऊपर थे। देन क्या हुआ ना, 1765 में उनको कुछ दीवानी के राइट्स दिए गए थे। दीवानी के मतलब ये हो गए कि राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। सो उनको रेवेन्यू के ऊपर भी राइट्स मिल गए थे और सिविल जस्टिस के ऊपर भी, बट ये कुछ एरिया के लिए सीमित था। इन हुईच एरियाज ना, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ये थ्री एरियाज में उनको राइट्स मिल गए थे। पहले मैं और एक बात बताता हूँ कि 1857 में रिवोल्ट हुआ था। 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसको सिपोई म्यूटिनी भी कहा जाता है। सो इस रिवोल्ट के बाद कंपनी का रूल खत्म कर दिया गया 1858 में, और अब रूल करना शुरू हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। सो क्राउन रूल यहाँ से शुरू हो गया 1858 से लेकर 1947 तक। कंपनी रूल एंड क्राउन रूल के अंदर जो ये सब एक्ट पास हुआ था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किए थे। सो आज हम कंपनी रूल के जो 4 एक्ट्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो अब हम कंपनी रूल के रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के ऊपर डिस्कस करेंगे। इस एक्ट का फर्स्ट पॉइंट यह है कि गवर्नर ऑफ जनरल डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फर्स्ट फीचर्स में ये लिखा गया है कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना गया। यहाँ पे मैं एक बात बता देता हूँ कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे ना, लॉर्ड वारेन हास्टिंग थे। यहाँ और एक लिखा गया है कि एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स। यहाँ एक काउंसिल बनाई गई जिसमें 4 मेंबर्स थे। वो जो 4 मेंबर्स थे वो क्या करते थे ना, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी में चेंजेस हो रहा था वो सब रिपोर्ट्स वो उनके सरकार को दे रहे थे। देन सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है ना, गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले मैं एक बात बताता हूँ कि बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल, ये जो 3 प्रेसिडेंसी थे वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे, बट अब सब ऑर्डिनेट्स कर दिया गया। सो देन नेक्स्ट थर्ड पॉइंट्स में हम थर्ड पॉइंट ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ कहाँ ना, कोलकाता में इन 1774 में, जहाँ 1 चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस रहे। देन फोर्थ पॉइंट में लिखा है कि सर्वेंट्स ऑफ कंपनी वे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंगेजिंग इन प्राइवेट ट्रेड्स और एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स और ब्राइब्स। फोर्थ फीचर्स में ये दिया गया है कि कंपनी के जो सर्वेंट्स थे उनको ब्राइब्स या प्राइवेट ट्रेड में प्रोहिबिट किया जाता था। देन लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है ना, कोर्स ऑफ डायरेक्टर्स गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। देन लास्ट पॉइंट में लिखा गया है कि जो कोड ऑफ डायरेक्टर थे वो रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स के ऊपर सुपरविजन करते थे।
देन कंपनी रूल के सेकेंड एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। मैं इस एक्ट को डिस्कस करने से पहले ये बता देता हूँ कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से लेकर पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 इनके बीच एक और एक्ट बना हुआ जिसका नाम था अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। देन पिट्स इंडिया एक्ट का फर्स्ट पॉइंट, डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द EIC। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसके जो कमर्शियल काम थे और पॉलिटिकल फंक्शन थे ये दोनों को अलग कर दिया गया, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, अलाउड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज कमर्शियल अफेयर्स। अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनका काम क्या कर दिया गया ना, वो कमर्शियल अफेयर्स देखेंगे। अब एक न्यू बॉडी बनाई गई 6 मेंबर वाली बॉडी थे जिसका काम कर दिया गया वो पॉलिटिकल अफेयर्स देखेंगे। देन thus it established a system of double government। सो हम ये कह सकते हैं कि इस एक्ट में डबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की गई थी। देखिए ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस तरह से डबल गवर्नमेंट बनाई गई। देन थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है ना, it empowered the board of control to manage civil and military government of revenue of British possessions in India। So ये जो थर्ड पॉइंट है इसमें जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसको सुपरवाइज और डायरेक्ट ऑपरेशन करने का काम दिया गया। अब कंपनी रूल का जो लास्ट एक्ट था वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इस एक्ट का जो फर्स्ट फीचर्स है वो है सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल। इसमें क्या हुआ ना, गवर्नर जनरल काउंसिल के जो दो फंक्शंस थे लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, उस फंक्शन को सेपरेट कर दिया गया। देन सेकंड पॉइंट, एडिशन ऑफ 6 मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स टू द काउंसिल, hence establish a separate governor general's legislative council which came to be known as Indian Legislative Council। सेकेंड फीचर्स ये कहता है कि यहाँ काउंसिल में 6 मेंबर्स को ऐड किया गया है जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिलर भी कहा जाता है। देन इट एक्टेड एज मिनी पार्लियामेंट, सेम प्रोसीजर्स एज ब्रिटिश पार्लियामेंट। सो एज वेल एज इसको मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो प्रोसीजर थे वो सेम ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह थे। नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रोड्यूस्ड ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन फॉर सिविल सर्वेंट्स। देन ये पॉइंट में लिखा गया है कि प्रीवियस में जो चार्टर एक्ट था 1833 की उसमें ओपन कंपटीशन सिस्टम को अटेम्प्ट किया गया बट यहाँ इसको इंट्रोड्यूस किया गया। देन एक क्या हुआ ना, देन एक मैकुलर कमेटी बिठाई गई। देन चार्टर एक्ट ऑफ 1833, दिस एक्ट वाज द फाइनल स्टेप टवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश इंडिया को सेंट्रलाइज करने का जो काम था उसका एक फाइनल स्टेप था इस एक्ट से। तो उसके फीचर्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल बंगाल जो था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था ना, लॉर्ड वारेंटन, एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक। एंड यहाँ जो ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स थे वो सब उनको दिया गया था। देन नेक्स्ट पॉइंट, लॉज मेड अंडर previous act were called regulations but under this acts were called acts। previous act में जितने भी एक्ट थे उसको रेगुलेशन कहा गया लेकिन अभी जो एक्ट्स बन रहे थे उसको एक्ट कहा गया। ये सब याद रखना। देन नेक्स्ट पॉइंट, ended commercial activity of
ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एंड मेड इट प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब जो फोर्थ फीचर्स थी वो ये कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कमर्शियल एक्टिविटीज थे उसको एंड कर दिया गया एंड एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाई गई। देन लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है, देन एक यहाँ पे लिखा है कि it attempted to introduce system of open competition for selection of civil servants, but this provisions was negated after oppositions from court of directors। ये पॉइंट में ये लिखा है कि एक सिस्टम को ओपन करने अटेम्प्ट किया गया, इंट्रोड्यूस ने एक सिस्टम को ओपन करने के लिए एक अटेम्प्ट किया गया था इंट्रोड्यूस ने, और एक चीज़ भी कही गई थी कि इंडियंस जो है वो कोई ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं अंडर कंपनी पर। ये जो चीज़ कही गई थी इंडियंस के लिए, इसको काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन हुआ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा, उसके कारण ये चीज़ क्लोज कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटेंडेड कंपनीज रूल्स बट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर पीरियड। ये पॉइंट ये कहता है कि कंपनी का जो रोल था उसको एक्सटेंडेड कर दिया गया बिकॉज इसका पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं था, इसको कभी भी टर्मिनेट या ख़त्म किया जा सकता है जब पार्लियामेंट को लगे तब। देन लास्ट पॉइंट, लोकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल was introduced for 4 members were to be appointed by the local government of Madras, Bombay, Bengal and Agra in the new 6-member Indian Legislative Council। यहाँ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो 6 मेंबर्स थे उसमें 4 मेंबर्स लोकल गवर्नमेंट में अपॉइंट किया गया इन 4 प्रोविंसेस। कौन सी प्रोविंसेस ना, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा, ये 4 प्रोविंसेस। सो अब कंपनी का रोल का जितना भी एक्ट था उसको हम कवर कर चुके हैं। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्राउन रूल के बारे में। ओके।